तो मैंने आपको कल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, ठीक है। उसी बात को अब एनसीईआरटी की डायग्राम से एक बार दोबारा समझ लेते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी का है और जो मैं भी अगला डायग्राम दिखाने वाला हूँ वो डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी का है। ये वाला, ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। ये वाला डायग्राम क्या एक्सप्लेन करता है? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे हुआ, ये उसका डायग्राम है। ये वाला डायग्राम क्या समझाता है कि एक सार्कोमियर यूनिट के दौरान, एक सार्कोमियर यूनिट में मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान कैसा सीन होता है, कैसा सीन रहता है उसके अंदर। और ये वाला डायग्राम स्पेसिफिकली आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो आइए हम एक बार देखते हैं इसको कि क्या कैसे है इसमें, ठीक है। पहले तो इसमें कुछ लेवलिंग समझ लें कि लेवलिंग कौन क्या है। ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? ये है जेड लाइन, ये पूरा जेड लाइन, ठीक है जी। अच्छा, जेड लाइन का ये वाला कॉर्नर ये दिख रहा है येलो येलो कलर का, जो यहाँ पे दे रखा है, मैं रेड रेड दिखा रहा हूँ। ये वो साइट है जहां पर जेड लाइन से अटैच्ड है कौन? जेड लाइन से अटैच्ड है थिन फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड एज कैप जेड, कैप जेड कहते हैं उसको, ठीक है। कोई बात नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा थिन फिलामेंट है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा थिन फिलामेंट है। अब जल्दी से मुझे बता दो थिन फिलामेंट में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन। बाकी लोग शहीद हो गए? अरे बताना चाहिए था यार, हम आपके नाम एक शाम करवा देते भजन कीर्तन शोक में कि हमारे कुछ विद्यार्थी शहीद हो गए पढ़ते पढ़ते, देश के लिए बहुत कुछ कर गुजर गए, थोड़ा शोकाकुल मना लिया जाए एक बार। ऐसा बता के जाया करो यार। समझते हैं आप बिना कुछ किए हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए, आपका इज्जत बचाने के लिए सबको बोलेंगे मेरा छात्र कुछ करके गया है। वो हकीकत है कि आप कुछ नहीं किए अब तक, समझ नहीं कि नहीं, अब बता के गुजरिए। लैग कर गया विवेक? कर जाना चाहिए था अब तक लैग। ये वाला पूरा एरिया क्या है? ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया क्या है? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट में बताओ कौन सा प्रोटीन होता है? थिक फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और जो मायोसिन प्रोटीन होता है उसका पूरा अरेंजमेंट में समझा चुका हूँ। मीरोमायोसिन, एक सिंगल मीरोमायोसिन, और फिर ऐसे कई सारे मीरोमायोसिन मिलके मायोसिन बनाते हैं, और फिर ऐसे कई सारे मायोसिन मिलके थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप याद करो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये पूरा इलाका क्या है? एक सार्कोमियर। तो याद करो, ये तो पूरा जोन जहां से जहां तक थिक फिलामेंट है, ये दिख रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक ये थिक फिलामेंट है। ये लाल वाला नहीं है भैया, याद रखना, वो थिक फिलामेंट नहीं है। थिक फिलामेंट तो ये है ना, ये है ना थिक फिलामेंट। तो ये जो पूरा एरिया है, क्या ये ए बैंड है? बिल्कुल, देख लो यहाँ पे बाउंड्री लाइन है, यस सर। ये पूरा ए बैंड है। लेकिन उसी ए बैंड में वो इलाका जो देखो ये इतना वो थिक थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर है, वो तो ए बैंड वाला वो इलाका है। लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जहां पर थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट नहीं है। देखो वहां पे थिक फिलामेंट तो है, लाल लाल है ना, थिक फिलामेंट तो है, मगर वहां थिन फिलामेंट नहीं है। देख रहे हो, थिन फिलामेंट वहां नहीं है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज हैंसेंस जोन, एच जोन। अच्छा, कोई बताएगा ये वाला लाइन क्या है? ये वाला लाइन कोई बताना चाहेगा? एम लाइन। एम लाइन, यहाँ नहीं लिखा हुआ है एम लाइन। देखो नीचे भी नीचे लिखा हुआ है एम लाइन, लिखा हुआ है ना नीचे एम लाइन, एम लाइन, ठीक है, चलो जी ठीक है। अच्छा, ये वाला इलाका क्या है? यहां से लेके यहां तक वाला इलाका क्या है? और यहां से यहां तक वाला? सर आई आई बाई आई टू, आई बैंड बाई टू, वाला है। आई बाई आई टू, बाई आई टू, बाई आई टू। बाई टू। क्योंकि देखो आधा आई बाई टू इधर है, जेड लाइन के उधर वाला मुझे ध्यान नहीं देना है, एक सार को मेरे पे ध्यान देना है। तो जल्दी से देख के मुझे बताओ, ये डायग्राम देख के आप कैसे बताओगे कि ये रिलैक्स स्टेट का है या कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का है? सर एच जोन रहेगा तब बहुत रिलैक्स अच्छा। रहेगा और एच जोन एक नॉर्मल साइज में, एक नॉर्मल लेंथ में अपीयर दिख रहा है, यानी कि ए बैंड में ऐसा रीजन दिख रहा है जहां पर थिन फिलामेंट नहीं है, दैट मीन ये नॉर्मल स्टेट है। क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। अब आप यहाँ देखो, गौर करो, यहाँ पर आपको एच से एच बैंड का या एच जोन का लेंथ नॉर्मल दिख रहा है या कम दिख रहा है नीचे वाले डायग्राम में?
कम दिख रहा है। कम दिख रहा है। हम देख इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है या फिर नॉर्मल स्टेट है? कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड। एक बार Contracted. बताओ, क्या ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है? नो सर। नहीं, नो क्योंकि सर। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज रहता है ना, तो ये पूरा ऐसे एक दूसरे को टच कर रहा होता और एच जोन पूरा डिसअपियर हो गया होता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज नहीं है। अब आप देखो कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, ये जेड लाइन यहाँ था, सड़क के यहाँ पहुंच गया कि ना पहुंच गया? ये जेड लाइन यहाँ था, सड़क के यहाँ पहुंच गया कि ना पहुंच गया? यानी कि ये जो पूरा एरिया था I/2 में कुछ कमी आया है। इसका मतलब आई बैंड रेड्यूसेस, इधर से भी आई बैंड रेड्यूसेस, सो दैट लेंथ ऑफ सार्कोमियर रेड्यूसेस। अब सार्कोमियर इतनी ही बड़ी रह गई, पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, यस और नो? अब सार्कोमियर छोटी हो गई। यस। अच्छा, अब देखो कि छोटी क्यों हुई, क्योंकि ये पूरा का पूरा इतना ही लंबा है आई बैंड, या सॉरी इतना ही लंबा है थिन फिलामेंट, इतना ही लंबा है थिक फिलामेंट, वो जो था उसी साइज का है। लेकिन हुआ क्या कि थिन फिलामेंट स्लाइड करके, पहले थिन फिलामेंट यहां से शुरू होती थी, अब देखो यहां से शुरू होती है। थिन फिलामेंट स्लाइड करके एच जोन की तरफ आ गई दोनों साइड से, तो एच जोन कम पड़ता जा रहा है। अब आप गौर करो, ए बैंड तो पहले जितना था उतना ही अभी भी है या नहीं है? देख लो, ए बैंड तो पहले जितना था उतना ही अभी भी तो है भैया, ए बैंड उतना ही है, देख लो, गौर कर लो, ये पूरा तो ए बैंड है ना, ये पूरा ए बैंड है या नहीं है? पहले Yes, इतना sir. भी तो ए बैंड पहले भी Yes, इतना ही sir. होता था, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, एच जोन डिसअपियर। अब याद करो, एक धांसू लाइन में मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, बोलो क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो, ये जितनी साइज की थिन फिलामेंट पहले हुआ करती थी उतनी ही साइज की अभी भी है, या साइज घट गई है फिलामेंट की? उतनी ही नहीं है. उतनी ही है, बस उतनी पुलों के है। अंदर की तरफ आ गई है। तो ये डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये डायग्राम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। अब चलते हैं अगले डायग्राम पे। ये अगला डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वन साइकिल। डायग्राम दिख रहा है क्लियरली? यस Yes, sir. चलो अब आप इस डायग्राम को देखो, ये पूरा क्या है, जल्दी बोलो, ये पूरा क्या है? थिन फिलामेंट। हाँ, एक्टिन फिलामेंट का दूसरा नाम है थिन फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट का दूसरा नाम है थिक फिलामेंट, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट में मेन प्रोटीन एक्टिन होता है और मायोसिन फिलामेंट में तो केवल मायोसिन प्रोटीन ही होता है, ठीक है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा जेड लाइन किस प्रोटीन का बना होता है? जेड लाइन एक्टिनिन प्रोटीन, याद आया? एक्टिनिन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, ये एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ, एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ एक्टिन फिलामेंट है। अच्छा, उसमें बताइए, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है जी एक्टिन के माथे पे, ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट रे भौंट, एक्टिन पे ही एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा क्या? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो फिर जल्दी से बता दो, यहाँ पे कोई एक बाइंडिंग साइट होगा मायोसिन के हेड पे, वो कौन होगा? एक्टिन बाइंडिंग बहुत साइट। अच्छा, वो Actin होगा एक्टिन बाइंडिंग binding साइट, site. ठीक है। अब सुना ध्यान से, एटीपी बाइंड कर गया, जल्दी से बताओ एटीपी बाइंड करेगा? एटीपी अभी पहले से बाइंडेड था, पहले एटीपी पहले से ही बाइंडेड था यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम आया, एटीपेज एंजाइम एक्टिव हो गया, एटीपेज एंजाइम एक्टिव हो गया तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो देखो ये एडीपी अलग हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड ये फॉस्फेट एक अलग हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ऐसा हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ। तो जल्दी से बताओ, मायोसिन हेड का क्या हो गया? एक्टिवेशन। और मायोसिन हेड लो एनर्जी स्टेट से चला गया हाई एनर्जी स्टेट, चला गया। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया, देख रहा क्रॉस ब्रिज, मायोसिन हेड का एक्टिन बाइंडिंग साइट और जी एक्टिन का जो एक्टिन प्रोटीन में जो जी एक्टिन उस पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वो दोनों आपस में क्या बना लिए? क्रॉस ब्रिज बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। हाँ जी, अब क्या होगा? उससे एडीपी रिलीज होगा, पहले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, फिर जाके एडीपी रिलीज होगा। तो क्या नतीजा होगा? वो उसको इस तरफ से खींच के रख लेगा। पहले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खींचा रिलीज हुआ, तो वो स्ट्रोक हुआ उधर की तरफ, ये फिलामेंट थोड़ा सा स्लाइड किया, फिर उसके बाद क्या होगा? एक एटीपी अगेन आएगा, और एटीपी जब अगेन आएगा तो देखो एटीपी बाइंड किया, एटीपी जब अगेन आएगा तो वो पूरा का पूरा हेड फिर लो एनर्जी स्टेट निकल जाएगा, उस पर एटीपी बाइंड हो जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इस साइकिल फिर से कंटिन्यू होगा। अब सुनना ध्यान से, यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, इस लाइन को कोई समझ पा रहे हो? ये पूरा साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन ये लिख के इसमें रिलैक्सेशन का भी बात कर दिया हो।
बोलो कैसे? याद करो, एटीपी का होना क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के लिए, सॉरी ब्रेकिंग के लिए भी जरूरी था। याद करो, कल बताया था। एटीपी आएगा यस सर। तो कैल्शियम पंप एक्टिवेट होके सारे के सारे कैल्शियम को पंप कर देगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ट्रोपोनिन सी का जो एटीपी है उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, टीपीआई नॉर्मल हो जाएगा, टीपीटी नॉर्मल हो जाएगा, ट्रोपोमाइसिन नॉर्मल हो जाएगा। वो जैसे ही नॉर्मल होगा पूरा ट्रोपोमाइसिन क्या कर जाएगा, बाइंड मतलब कि उसको कवर कर देगा माइसिन बाइंडिंग साइट को जी एक्टिन पे जो है, और क्या हो जाएगा, अचानक से सारा क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। एक सिंगल लाइन देखिए, यहाँ पे एटीपी का भी प्रेजेंस दिखा रहा है। अभी एटीपी किसके साथ बाइंड कर रहा है, ये मायोसिन हेड के साथ भी बाइंड करता है, तो मायोसिन हेड के साथ बाइंड करता है तो मायोसिन हेड का फिर से लो एनर्जी स्टेट होता है अगला साइकिल स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये एटीपी का प्रेजेंस और ये ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज इस बात को भी दर्शा रहा है कि रिलैक्सेशन की भी ये बात कर रहा है डायग्राम। बाकी इस डायग्राम में ऐसा ज्यादा कुछ भी भारी भरकम चीज नहीं है। आप कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। और इसी को कई बार वो थ्योरेटिकली पूछ लेता है, कई बार लेवलिंग पूछ लेता है डायग्राम में कि यहाँ पे ए और बी लिख देगा। ये ए और बी क्या है, ये फॉस्फेट है, ये एडीपी है। यहाँ पे बोल देगा ये क्या है पूरा, तो बोलोगे क्रॉस ब्रिज है। बोल देगा यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, तो ये फॉस्फेट और एडीपी दोनों रिलीज हो रहा है। इसको बोलेंगे स्लाइडिंग रोटेशन, तब जाके स्लाइड होगा। उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, ओवर स्ट्रोक। तब जाके यहाँ दिखा देगा ये ए और यहाँ दिखा देगा बी। ये ए क्या है, एटीपी है, ये बी क्या है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज है। बस यहाँ पे दिखा देगा ये क्या है, ए, ये बी, तो ये ए क्या है, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट है, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। यही आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। मोर और लेस मैकेनिज्म ऐसा ही होता है स्मूथ मसल का भी और कार्डियक मसल का भी, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ाया गया है कौन सा, स्केलेटल मसल फाइबर। जहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ रिबा, नो सर। सृष्टि, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। और आगे अब हम बात करते हैं क्या, तो स्केलेटल मसल फाइबर जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, स्केलेटल मसल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, मैं उसी का बात करने वाला हूँ। स्केलेटल मसल फाइबर टू टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ समथिंग इनसाइड द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्या है क्या नहीं है उस बेसिस पर ये दो प्रकार का होता है, वन इज रेड मसल फाइबर एंड वन इज व्हाइट मसल फाइबर। मैं आपके सामने मसल फाइबर बना रहा हूँ, गौर से देखना। मैं आपके सामने यहाँ पे मसल फाइबर बना रहा हूँ, ये देखो, दिस इज मसल फाइबर। एक मसल फाइबर इधर बना रहा हूँ, ठीक है, ये है मसल फाइबर। ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो डायग्राम से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने क्या दिखा दिया, जल्दी से बोलो। ये मैंने पूरा का पूरा दिखा दिया आपको सार्कोलीमा। अब उसमें कई जगह वो लगा होगा, अब वो सब आपको पता है, टी ट्यूब्यूल है, यहाँ पे लगा होगा, क्या दशा होगा, मोटर न्यूरॉन, ये सब में होता है, चाहे जो भी मसल फाइबर हो, रेड हो या व्हाइट हो, वो सब अंडरस्टूड है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वही क्या, सार्कोप्लाज्म, वो सब कॉमन है, जैसा वहां पे था सब कुछ वही है, सार्कोप्लाज्म। ठीक है जी। ये देखो सार्कोप्लाज्म, जितना सार्कोप्लाज्म उसमें उतना सार्कोप्लाज्म इसमें भी है। ठीक है जी। फिर बीच में क्या होगा, बीच में सेंटर पे पैरेलली अरेंज्ड रॉड, क्या नाम है उसका, पैरेलली अरेंज्ड रॉड, अरे बोलो, मायोफाइब्रिल। मायोफैब्रिल या मायोफिलामेंट, सब कुछ वही है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, सब कुछ वही है। तो फिर अंतर कहाँ है, चलो अंतर देखो कहाँ है। चलो ये लाल लाल क्या है, जल्दी से बताओ, ये लाल लाल तो क्या है जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं इस कलर से दिखाता हूँ, पिंक पिंक, ये पिंक पिंक क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड वो भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्केलेटल मसल फाइबर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। चलो जी ठीक है। अब जो मैं दिखा रहा हूं उसमें डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। अब आप गौर से देखना, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको कुछ डिफरेंस दिखाने वाला हूँ और आपको पकड़ना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ पे, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया,
अब आपको अंतर पहचानना है दोनों डायग्राम में। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अंतर बताओ, पहले दो अंतर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सर माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइट वाले में 2 एंडोप्लाज्मिक इधर रेड वाला सेल साइटोप्लाज्मिक फाइबर है और इधर व्हाइट रेटिकुलम मसल है और फाइबर है। तो आप ओवरऑल डायग्राम देख के ये बोल सकते हैं कि रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है मगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, और व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम है मगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। ठीक है, अब मेन डिफरेंस बता रहे हैं, मेन डिफरेंस अब बता रहे हैं। रेड कलर का ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट किसी को नाम याद है? मायोग्लोबिन। बहुत अच्छा, मायोग्लोबिन। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि रेड कलर का जो मायोग्लोबिन है, ये रहा मायोग्लोबिन सार्कोप्लाज्म में, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, जल्दी बता दो। रेड मसल फाइबर रेड में ज्यादा। रेड एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, Red- अब मैं आपको याद है वो डायग्राम याद करो, ब्लड कैपिलरी एंटर कर रहा था मसल फाइबर के बगल बगल से, याद आ रहा है? पहला दिन तो दिखाए थे डायग्राम एनसीईआरटी वाला, याद करो। आर्टरी वेन, फिर वो आर्टरी अंदर जाके कैपिलरी बना रहा होगा। तो ये देखो मसल फाइबर के चारों ओर ब्लड कैपिलरी। ठीक है जी, मसल फाइबर के चारों ओर क्या है? दिस वन इज कैपिलरी। चलो जी, अब बताओ जल्दी से क्या डिफरेंस दिख रहा है? ब्लड और व्हाइट मसल फाइबर में कम। इसमें ब्लड रेड सप्लाई ज्यादा वाले है में ज्यादा कैपिलरी और इसमें ब्लड सप्लाई उसमें कम है। कम है। अब समझो और व्हाइट कि में व्हाइट मसल फाइबर को व्हाइट क्यों बोला और रेड मसल फाइबर को रेड क्यों बोला। एक बात बताओ, इस ब्लड में कौन सा पिगमेंट है ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। यहाँ हीमोग्लोबिन, ये क्या है? मायोग्लोबिन। अच्छा, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में अंतर भी बता देता हूँ, रुक जाओ। मायोग्लोबिन ये क्या है? तो दिस वन इज मायोग्लोबिन। ठीक है, सुनो, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या अंतर है मैं आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, आगे वैसे बात सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आएगा। एक हीमोग्लोबिन, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 2 अल्फा 2 बीटा। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और चारों पॉलीपेप्टाइड मिलके एक एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन बाइंड करता है। और हीमोग्लोबिन में सेंटर पर होता है आयरन। वो जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सेंटर पे आयरन से बाइंडेड होता है, Fe+2। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन बाइंड होता है किससे? हीमोग्लोबिन से, 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन से। कभी भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, मतलब कभी भी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, Fe+2 में ही रहता है, कभी भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो Fe+3 में चला गया, नहीं, कभी नहीं होता है। लेकिन मायोग्लोबिन में पहला अंतर क्या है कि यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता है, सारे के सारे प्रोटीन मिलके एक सिंगल यूनिट बना के ही रहते हैं, पहला अंतर। दूसरा, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है मायोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन जब उसके साथ बाइंड करता है तो मायोग्लोबिन में मौजूद Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल्दी से बताओ मायोग्लोबिन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन, समझ नहीं रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेंटर पे आयरन है Fe+2 के स्टेट में, यह है हीमोग्लोबिन। जब O2 बाइंड करेगा तो O2 के बाइंडिंग के बाद भी, ये लो O2 बाइंड करा दिया मैंने यहाँ पे, O2 के बाइंडिंग के बाद भी Fe+2 में ही रहा। तो हीमोग्लोबिन के केस में यह हुआ ऑक्सीजिनेशन, ना कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक ही सिंगल यूनिट है मायोग्लोबिन में, उसमें भी Fe+2 है, लेकिन जब उसमें O2 बाइंड किया तो O2 बाइंड करने के बाद ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ मायोग्लोबिन का? ऑक्सीडेशन, ना कि ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन। तो वही O2 मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, वही O2 हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजनेशन शो कर रहा है। हीमोग्लोबिन का भी ऑक्सीडेशन होता है मगर वो ओजोन करा सकता है, ना कि O2। ठीक है, ये बात मैं रेस्पिरेटरी में बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजनेशन जहां होता है इसका मतलब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है O2 और हीमोग्लोबिन के बीच में, यस और नो? लेकिन जहां ऑक्सीडेशन हो गया इसका मतलब वहां मायोग्लोबिन, ये स्ट्रक्चर क्या था मायोग्लोबिन, इसका मतलब वहां मायोग्लोबिन और O2 के बीच में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया।
जबकि हीमोग्लोबिन और O2 के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना। तो मुझे जल्दी से बता दो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कौन O2 को कैरी करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता होगा, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। भाई साहब समझ ही नहीं रहे आप, कैरी वही ज्यादा कर पाएगा, वही कंटेंट ज्यादा कर पाएगा जो स्टोर ज्यादा कर पाए। हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, कैरी करना मतलब स्टोर करना एक तरीके से। कौन स्टोर कर पाएगा? स्टोर तो वो करेगा ना जो उसके साथ अच्छा खासा बॉन्ड बना के रखे, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक बना के रखे बॉन्ड। वो तो तब होगा जब ऑक्सीडेशन होगा, ना कि ऑक्सीजनेशन होगा। तो हीमोग्लोबिन बाइंड किया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तुरंत टूट भी जाता है, तुरंत O2 रिलीज भी कर देता है। लेकिन मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं है, वो O2 अगर रखा है अपने साथ तो O2 इतना लंबे समय तक रखता है कि जब सेल को इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी तब वो दे देगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो O2 लिया तुरंत फिर रिलीज भी कर देगा। इसलिए बोलते हैं मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इन द मसल सेल्स। अच्छा मायो क्यों बोला? मायो मतलब मसल्स, मसल्स के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ एक सिंगल यूनिट है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसलिए उसका नाम दिया मायोग्लोबिन। अब ये मैं बता दूं हीमोग्लोबिन भी रेड कलर का होता है आयरन की वजह से, और मायोग्लोबिन भी रेड कलर का होता है आयरन की वजह से। बस अंतर क्या है? मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन की एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है और हीमोग्लोबिन के पास उसके कंपैरिजन में कम है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि रेड मसल फाइबर के पास हीमोग्लोबिन ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन कम, मायोग्लोबिन कम, या हीमोग्लोबिन ज्यादा, मायोग्लोबिन कम, मायोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन कम? क्या है सही स्टेटमेंट? रेड मसल फाइबर के पास दोनों ज्यादा, हेमोग्लोबिन ज्यादा है। मायोग्लोबिन ज्यादा। दोनों ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी तो ज्यादा है। भौंट ब्लड में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा और सार्कोप्लाज्मेटिकल में तो मायोग्लोबिन ज्यादा ज्यादा दिख ही रहा है। अब आ जाओ व्हाइट मसल फाइबर में, यहाँ ब्लड सप्लाई कम तो हीमोग्लोबिन भी कम, मायोग्लोबिन कम तो है ही, दिख ही रहा है सही। अब मुझे बताओ कि ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई किसको ज्यादा किसको कम? रेड मसल फाइबर को ज्यादा और O2 ज्यादा, व्हाइट मसल फाइबर White. इसको O2 सप्लाई ज्यादा और इसको O2 सप्लाई कम, इसको O2 सप्लाई कम, इसको O2 सप्लाई ज्यादा। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तो दोनों ही के पास है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तो दोनों ही के पास है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ कि ग्लाइकोजन को कौन एरोबिकली ही ब्रेक करता रहेगा और कौन थोड़ी देर के बाद एरोबिक के बाद एनारोबिक का रास्ता पकड़ लेगा? रेड मसल फाइबर एरोबिक नहीं करेगा। बहुत अच्छा, रेड मसल फाइबर एरोबिक ही करता रहेगा और व्हाइट मसल फाइबर थोड़ी देर तक एरोबिक करेगा, लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद ही ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी और वो एरोबिक से एनारोबिक का रास्ता पकड़ लेगा। कारण समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि रेड मसल फाइबर को मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों की कंटेंट ज्यादा है, तो O2 देखो हीमोग्लोबिन तो ठीक है ट्रांजिएंट स्टेट के लिए, टेम्परेरी स्टेट के लिए बाइंड करता है, कैरी करेगा बहुत देर तक नहीं, लेकिन कि उसके पास नंबर तो हीमोग्लोबिन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाइट मसल फाइबर, और मायोग्लोबिन भी वहां ज्यादा है, तो उसको कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। मायोग्लोबिन इतना स्टोर करके रखा है कि हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा तो मायोग्लोबिन दे देगा उसको। रेड मसल फाइबर को ऑक्सीजन की कमी ही नहीं पड़ेगी, लगातार देता रहेगा, मसल एकदम O2 को यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन करता ही रहेगा, फटाफट 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 करता ही जा रहा है। ओके जी ठीक है। अब आ जाए किसमें? व्हाइट मसल फाइबर में। ये थोड़ी देर में सारा O2 यूटिलाइज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का सप्लाई भी कम है यहाँ, तभी तो व्हाइट कलर का दिखता है मसल फाइबर, क्योंकि रेडनेस तो कौन देता है? हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी कम है, वो भी उसको रेडनेस नहीं दे पा रहा है, तो ये पेल येलो कलर का दिखता है तो व्हाइट कलर का दिखता है। तो नतीजा क्या है कि थोड़ी देर के बाद एरोबिक के बाद एनारोबिक करने लगेगा। तो जल्दी बताओ किसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा? एरोबिक वाले में नहीं होगा, एनारोबिक वाले में होगा। एरोबिक वाले में होगा। होगा, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जहां एनारोबिक रेस्पॉन्स चले, इसमें तो चलेगा नहीं। अब सुना थोड़ा टेक्निकली, ये जो लड़के लोग जिम 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 चलाते रहते हैं, फिटनेस 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 उसको ना बोलते हैं जो तुम करते हो, फिटनेस कहते हैं सिखा रहा हूँ। फिटनेस का मतलब क्या था? फिटनेस का मतलब था ओवरऑल स्मार्टनेस, ठीक है। वो कैसे करते हैं सीख लो, जिम करने का सही तरीका ही तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। जिम 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 चिल्लाते रहते हो, आजकल लड़कियों को भी भूत सवार हो गया है। अब जो ये एथलीट्स होते हैं, तो भाई एथलीट्स क्या होता है ना, एथलीट्स जो अच्छे एथलीट्स होते हैं वो व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर दोनों का नंबर बढ़ा के रखते हैं। उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ अभी। अगर मैं एथलीट्स में जाऊंगा, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, मैं बोलूंगा मैं तो दोनों मसल फाइबर बढ़ा के रखूंगा, रेड भी और व्हाइट भी, ठीक है जी।
हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा वर्क करना है जैसे गोला फेंकना हुआ, हाई जंप हुआ, ऐसा वर्क करना है तो आपका रेड मसल फाइबर से काम चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कई सारे एग्जांपल आपको कोरिलेट करूंगा। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आ जाओ मेन पॉइंट पे। सब कुछ ज्यादा है किसके पास? रेड मसल फाइबर के पास। ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ना O2 यूटिलाइज होगा। हेलो, माइटोकॉन्ड्रिया में ना O2 यूटिलाइज होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, ब्लड सप्लाई ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, लेकिन एक चीज कम है। बताओ क्या कम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छा है, इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम और इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा। अब सुना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। तो एक बात बताओ, जब भी इंपल्स आएगा तो इसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम पूरा का पूरा अचानक से बारिश हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस और मसल एक बार में धांस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मसल एक बार में धांस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यस सर। चलो जी ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत कम देर के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा वेरी एकदम विग्रसली, खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फास्ट बट फॉर शॉर्ट टाइम। कॉन्ट्रैक्शन इज फास्ट बट फॉर शॉर्ट टाइम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे जितना है वो सारा का सारा आया, खत्म हो गया। तो अब ऐसा नहीं कि कैल्शियम आता जा रहा है लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी है यहाँ पे। ठीक है जी। इसमें आ जाओ, इसमें कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, इसमें कैल्शियम खूब सारा है, तो आराम आराम से कैल्शियम आता रहता है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत है ना, कैल्शियम की कमी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, एनारोबिक कर रहा है, तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कितने लोग डिफरेंस समझ पा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन तो स्टार्ट तभी होगा जब कैल्शियम आएगा। हेलो, टीपीसी के साथ भी बाइंड करेगा कैल्शियम, टीपीएच के साथ भी बाइंड करेगा कैल्शियम, तब जाके एक्टिवेशन होगा। तो कौन लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यू रखेगा? कॉन्ट्रैक्शन कराया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वाइट मसल व्हाइट मसल फाइबर। लेकिन वो स्ट्रांगली, वो वेरी फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, स्लोली करेगा, मगर लंबे समय के लिए करेगा। कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है, क्योंकि स्टोरिंग हाउस वहां जा रहा है कैल्शियम का। तो व्हाइट रेड मसल फाइबर उसका जस्ट उल्टा है, स्टोरिंग हाउस नहीं है, जितना रिलीज हुआ उससे पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब थोड़ा रेस्ट दो, वो सारा कैल्शियम पंप बैक होगा, तब जाके करेंगे। इसका मतलब यहाँ रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तब जाके हो पाएगा मामला। लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें? व्हाइट मसल फाइबर में। अब आप एग्जाम्पल से कोरिलेट करना, मैं बता रहा हूँ पर्सन का नाम और आप बताना कि उसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा है या रेड मसल फाइबर ज्यादा है। ठीक है, सोच समझ के बोलना, जो बोलूंगा उतने में सही जवाब ढूंढना है। मैं कह रहा हूँ कि एक एथलीट्स है जो गोला फेंकता है, उसके पास रेड मसल फाइबर है ज्यादा या व्हाइट मसल फाइबर है ज्यादा? चलिए बताओ। रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर। उसको एक ही बार में फेंकना है, लेकिन बहुत जोर से फेंकना है। चलो, एक है जो भाला फेंकता है। भाला अभी पिछली बार आया था ना, एक जो एथलीट था, पूरा नाम रोशन किया था, क्या नाम था? भूल गया। नीरज नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। हाँ, तो नीरज चोपड़ा जी के साहब के बॉडी में ज्यादा क्या है, थ्योरेटिकली बात करना है, मैं उसका बॉडी चेक नहीं करेंगे। क्या है ज्यादा, भाला फेंकने वाले हैं वो, क्या है ज्यादा, व्हाइट या रेड मसल फाइबर? रेड मसल फाइबर। चलो जी, अब मैं बोलता हूँ कि जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, कैरम बोर्ड खेलने वाले, तो उसके पास रेड मसल फाइबर ज्यादा है कि व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा है? व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा है। एक ही बार में स्ट्राइक करना है जो करना है। ठीक है, हमारे और आपके उंगलियों में जो दम होता है ना, उसके कंपेरिजन में उन लोगों को बहुत ज्यादा होता है। चलो जी, अब आ जाओ, आप किस में आ जाओ। ऐसे भी मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, कंक्लूजन क्या है? जहां अचानक से कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर देना है, एकदम सडन वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन को यूज करके, वहां रेड मसल फाइबर ज्यादा होगा। चलो अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल। जो मैराथन एथलीट्स होते हैं, मैराथन एथलीट्स में बहुत सारे टाइप के खेल आते हैं, जैसे 45 किलोमीटर का एक लॉन्ग रनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, हाई जंपिंग वाले में कौन ज्यादा होगा, रेड या व्हाइट? हाई जंपिंग में रेड। रेड, एक ही बार में जंप कर जाना है। ठीक है, तो जो मैराथन एथलीट्स होते हैं जो 45 किलोमीटर जो दौड़ना है जिनको, उनके अंदर क्या ज्यादा होगा, रेड मसल फाइबर या व्हाइट मसल फाइबर? व्हाइट मसल। उनको व्हाइट मसल फाइबर हेल्प करेगा। ठीक है, अब मुझे ओवरऑल आप कंक्लूड करो कि अगर आप कल को जिम ट्रेनर बन जाते हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द जिम ट्रेनर इंडिया में बायोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, इधर उधर से सीखते हैं मुंह मार के जाके,
ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ना तो जिम बनाने वाले को ढंग से नॉलेज पता है, ना जिम करने वाले को नॉलेज पता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी जिम करो तो अपने हिसाब से करो, जिम वाले का बात ही मत मानो। बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी अप्लाई करो। अब मुझे आप बताओ कि आप रेड मसल फाइबर पे बढ़ाने पे ध्यान दोगे या व्हाइट मसल फाइबर बढ़ाने पे ध्यान दोगे अगर आप जिम जा रहे हो? दोनों। वाइट। दोनों। नो, गलत। दोनों। एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा पर्सन ओवरऑल फिटनेस रखता है। अरे भैया क्या पता कल को, आज मैं भाला फेंक रहा हूँ, क्या पता कल को मुझे दौड़ में भी भाग लेना पड़ जाए, हैं? ये क्यों नहीं सोच रहे हो? और रखने में इतराज क्या भाई, व्हाइट को रखने में? और जो व्हाइट कह रहे हैं उसको रेड रखने में क्या इतराज है भाई? दोनों ही मसल फाइबर रखो ना। और सुनना, मसल्स का नंबर कभी नहीं बढ़ता है जिम करने से, मसल में मसल फाइबर बढ़ता है। इसलिए जब भी मसल बल्कि जिम ज्वाइन करो, नॉन वेज तो खाना शुरू कर दो भाई साहब। गलती से जिम ज्वाइन ना कर लेना अगर नॉन वेज ना खा रहे हो तो। और ये जो प्रोटीन वोटीन की कैप्सूल फैप्सूल आती है ना, ये सब उतना इफेक्टिव नहीं है भाई साहब, ये सब सिंथेटिक है। नॉन वेज अगर तुम मीट नहीं खा सकते हो तो एटलीस्ट अंडा तो जरूर शुरू कर दो भाई साहब, नहीं तो चिकन इज द बेस्ट। मटन इज नॉट बेस्ट फॉर प्रोटीन सोर्स, मटन इज नॉट बेस्ट फॉर प्रोटीन सोर्स, चिकन इज बेस्ट। और दूध लो, अंडा लो, सोयाबीन लो, राजमा लो, मतलब प्रोटीन डाइट की भरमार लगा दो भाई साहब, और तब करो जिम। और तब करो, देखो आपका मसल का नंबर नहीं बढ़ेगा, मसल के अंदर मसल फाइबर जो है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, दैट इज द मायोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और मायोग्लोबिन के साथ साथ मसल के अंदर मायोफिलामेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी तो ओवरऑल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, यस और नो। और उसके साथ साथ कैल्शियम Yes, sir. अपटेक, उसके साथ साथ कैल्शियम अपटेक भी बढ़ा देना भाई साहब। दूध वूध भी पीना ढंग का, दही वही खाना ढंग का, तब जाके देखो आपका मसल्स कैसे बनता है। तो जो ट्रेनर होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता, उनसे 2 सवाल पूछूंगा ना, 2 सवाल में वो चित हो जाएंगे। मोस्टली ट्रेनर इंडिया में बात कर रहे हैं, फॉरेनर में तो खैर बायोलॉजिस्ट वगैरह ही होते हैं ज्यादातर। इंडिया में मोस्टली ट्रेनर अनपढ़ गवार है, उनको कोई आइडिया वाइडिया है नहीं, इधर उधर सीख के आते हैं, ये है वो है, करा देना है। ऐसे मोस्टली ब्यूटी पार्लर में भी यही चल रहा है इंडिया में, चाहे जेंट्स ब्यूटी पार्लर हो या जेंट्स पार्लर हो या लेडीज का ब्यूटी पार्लर, उनको पता नहीं है स्किन के साथ कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ओजोनालिसिस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं उनको आइडिया नहीं है, करा रहे हैं, बस सीख लिया है कि हमारे सीनियर ने ऐसा कहा था, ऐसा ई क्रीम लगाएंगे तो वो हो जाएगा, वो क्रीम लगाएंगे, बायोलॉजी लगाइए, ठीक है। तो ये है भाई साहब कंसेप्ट। अब बताता हूँ मैं आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट कि आप किस एक्सरसाइज से या किस तरीके से आप रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर दोनों बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रिसेंट ट्रेनिंग जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन जो है अपने बॉडी के अंदर व्हाइट मसल फाइबर लगाने के लिए क्या करता था, मैराथन रनिंग करता था, वही लंबे समय के लिए धीरे 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 दौड़ता था, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या, और प्रोटीन डाइट तो ले रहा है, उसका बॉडी के अंदर इस तरीके से व्हाइट मसल फाइबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी, तो क्या बन जाता था, व्हाइट मसल फाइबर बन जाता था। जो पर्सन को रेड मसल फाइबर बनाना होता था तो वो अचानक से विग्रेस एक्टिविटी कर रहा है, फास्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता था, रेड मसल फाइबर बढ़ जाता था। लेकिन अगर आपको दोनों बढ़ाना है तो बताओ क्या करें, दिमाग लगा बता दो, क्या क्या कर सकते हैं कि दोनों मसल फाइबर बढ़ जाए? दोनों काम करें, दोनों same का amount। मिक्सअप आया है, अब दोनों का मिक्सअप आया है, रिसेंट ये जिम में चल रहा है नया ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए वगैरह, ठीक है। तो क्या करते हैं, टाइमर लगाते हैं, 5 मिनट तक आपको तेजी गति से दौड़ना है, फिर आपका अलार्म बजेगा, फिर 5 मिनट के लिए आपको धीरे दौड़ना है, फिर 5 मिनट के लिए तेजी। और ये चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए तेज दौड़े अब जाके 1 घंटा सूत गए, तब कोई फायदा नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, डेली सुबह उठ के दौड़ पे दौड़ लगा रहे हैं, 10 किलोमीटर भी नहीं, मतलब कि 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़ कर वाह बहुत दौड़ लिया, तो बहुत थक गए, बहुत काम किया, वैसा कुछ नहीं होता भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने अब क्या करना है, अलार्म लगा के 5 मिनट तक फास्ट रनिंग, फिर 5 मिनट के बाद रुकना नहीं है, 5 मिनट तक स्लो रनिंग, फिर 5 मिनट फास्ट रनिंग, फिर 5 मिनट स्लो रनिंग। ऐसा आपको एटलीस्ट पर डे 5 किलोमीटर चलना है, पर डे 5 किलोमीटर। ये जो डाटा आया है सामने उसका मैं बता रहा हूँ, पर डे 5 किलोमीटर इस तरीके से अलार्म लगा के चलना कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि पता चला 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दिन में चल लेंगे, 1 किलोमीटर दोपहर में चल लेंगे, जब कॉलेज जाएंगे तो उस टाइम थोड़ा सा दौड़ लेंगे तेजी में और स्लो में, फिर जब कॉलेज से लौटेंगे उस टाइम भी कर लेंगे, फिर एक बार रात को कर लेंगे जब मेस जाएंगे खाना खाने के लिए, एक बार दिन में जब मेस जाएंगे नाश्ता करने। ऐसे ना भाई साहब, एक टाइम में करो, फिक्स कर लो, या तो सुबह या तो शाम, आपको जो भी टाइम मिलता है। फिर देखो आपके बॉडी के अंदर रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर दोनों बढ़ेगा, और आप एक ओवरऑल फिटेड पर्सन बनेंगे। आपके पास ओवरऑल
पर्सनैलिटी होगी, ना कि केवल रेड, ना कि केवल व्हाइट। चलो भाई साहब, आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया रेड और व्हाइट मसल फाइबर के बारे में। पूरा जनरल कंसेप्ट से भी मैंने आपको बता दिया किसके पास क्या जा रहा है, किसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा, तो मुझे जल्दी से बता दो, रेड मसल फाइबर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, फिर भी थकता नहीं है, कारण क्या है? लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। अच्छा, उसके अंदर क्या है? वो भाई साहब के अंदर क्या है? वो भाई साहब के अंदर लैक्टिक एसिड तो बनता है, लेकिन वो स्लोली चल रहे हैं, स्लोली काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो धीरे धीरे वो ब्रेक भी कर रहा है। अचानक से लैक्टिक एसिड बहुत सारा नहीं बना रहे हैं। अचानक से लैक्टिक एसिड बना लेंगे तब तो फिर भाई साहब व्हाइट मसल फाइबर का कोई काम ही नहीं। व्हाइट मसल फाइबर भी लैक्टिक एसिड से पेन देने लगेगा और आप नहीं दौड़ पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। इसके कंपैरेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ सृष्टि, कोई डाउट है? सृष्टि आवाज नहीं आ रहा है। रिवा, नो विवेक, नो सर। रिवा, सर जो रेड मसल फाइबर में एक पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लो बट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये सही है? नहीं, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लो बट फॉर लॉन्ग पीरियड, मसल कॉन्ट्रैक्ट फास्ट बट फॉर शॉर्ट पीरियड। ये मीटिंग खत्म हो रहा है, रुक जाओ, अगले मीटिंग आओ, मैं उसको सही करवाता हूँ, ठीक है? अगले मीटिंग में आ जाओ।